गार्ड घूमकर पीछे गया और टेलगेट पर ठोका। कैनवस के नीचे से एक सिर बाहर निकला। टेलगेट खोलो और कैनवस उठाओ। जैसे ही टेलगेट गिरा, उसे दो बंधे हुए से दिखने वाले लोग और दो गार्ड दिखे। एक गार्ड ने उसे ट्रक पर चढ़ने में मदद की, जबकि दूसरे ने मदद का हाथ बढ़ाया। यही वो था जिसने गार्ड की गर्दन के पीछे एक तेज वार किया। गार्ड हाउस में एफसी हवलदार ने दूसरे गार्ड से माचिस मांगी। जैसे ही गार्ड माचिस की डिब्बी ढूंढने लगा, जादू की तरह ड्राइवर भी अपने हवलदार के पास आ खड़ा हुआ। गार्ड को अचानक बेचैनी सी हुई, लेकिन उसे माचिस की डिब्बी मिल गई और उसने तीली जलाई जब हवलदार अपनी सिगरेट फूंक रहा था। ड्राइवर ने तेजी से आगे बढ़कर गार्ड की गर्दन पर कराते का वार करके उसे काबू में किया। दोनों हाथ माचिस में व्यस्त होने के कारण जवान सिपाही के पास कोई मौका नहीं था। जब वो गिरा, हवलदार ने उसे थाम लिया और उसे उसकी मेज के पास धीरे से लिटा दिया। दोनों ने गार्ड को बांध दिया और उसकी राइफल ले ली। गार्ड हाउस से निकलकर उसने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और उस पर पैर रखा। कर्नल बुगुती ने इशारा देखा और अपने लोगों को संकेत किया। टीम अब 3 स्ट्राइक टीमों में बंट गई और ट्रक की आड़ लेते हुए कॉम्पाउंड में घुस गई। कर्नल ने एक टीम की अगुवाई की और शमशेर व हवलदार ने बाकी 2 की। कर्नल अपने लोगों को मुख्य घर की तरफ ले गए, जबकि शमशेर ने उस आउट हाउस का रुख किया जिसकी छत पर रेडियो एंटीना और संचार डिश लगे हुए थे। जैसे ही वे अपने अपने ठिकानों के करीब पहुंचे, एक घर से 2 सिपाही निकले। शमशेर को एहसास हुआ ये तबादला संतरी हैं। जैसे इशारे पर एक सिपाही की नजर बूम बैरियर पर खड़े खाली ट्रक पर पड़ी और उसने अपने साथी को इशारा किया। दूसरे संतरी ने सीटी होठों पर लगाई और बुगुती के लड़ाकों ने गोलियां चला दी। रात में सब मशीन गन और असॉल्ट राइफलों की आवाजें गूंज उठीं। ये समझते हुए कि अगले ही पलों में हमले का राज खुल जाएगा, टीम लीडर अपने अपने ठिकानों की तरफ दौड़े। शमशेर की मुठभेड़ उस ठिकाने से निकलते जवान सिपाहियों के एक दल से हो गई। उसने गार्ड हाउस बैरक को निशाना बनाया था। जैसे ही उसका FN गुर्राया, दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए और एक भयंकर हाथापाई, क्लोज क्वार्टर कम्बैट शुरू हो गई। पाकिस्तानी सिपाही चौंक गए थे, लेकिन एक साथ निकलकर उन्होंने मुकाबले को बराबरी का कर दिया। अधिकांश के पास AK या पिस्तौलें थीं। जब दोनों तरफ आमने सामने की लड़ाई हुई तो संख्या बराबर हो गई। शमशेर ने अपने हथियार के बट से हमलावर को बेहोश कर दिया। उसके साथियों ने भी बट और चाकुओं का इस्तेमाल किया। शमशेर का सामना संगीन लगी AK-47 के मुंह से हुआ। पहले वार को अपने FN से रोककर उसने हमलावर के बाएं घुटने पर लात मारी। जैसे ही हमलावर का संतुलन बिगड़ा और उसने AK से खुद को संभालने की कोशिश की, शमशेर ने उसके पेट में गोली मार दी। वो घर के अंदर घुसा, पीछे देखा और खुद को अकेला पाया। ये जानते हुए कि वक्त कम है, वो सीढ़ियां चढ़कर उन 2 कमरों की तरफ दौड़ा जहां ISI कर्नल का कमरा और दफ्तर था। जब वो अंधेरे रास्ते से गुजरा, उसकी इंद्रियां चरम पर थीं। असाधारण एकाग्रता ने उसे एक तरह की समाधि सी अवस्था में पहुंचा दिया, जहां हर हरकत धीमी गति से लगती थी, हर आवाज बड़ी हो जाती थी और रोशनी की हर किरण, चाहे कितनी भी कमजोर हो, दर्ज हो जाती थी। उसकी नाक ने हर महक और बदबू दर्ज की। रास्ते के आखिर में एक कमरे में कोई कागज जला रहा था। वो रास्ते में आगे बढ़ा, अपना FN P90 कंधे पर गोली चलाने की पोजीशन में थामे हुए, एक अंदाज जो उसने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों से सीखा था। रास्ते के आखिर में एक बनियान पहने हथियारबंद सिपाही निकला। उसने सधे हुए निशाने से गोली चलाई और सिर पर गोली लगने से दुश्मन ढेर हो गया। उसकी अपनी चाल चिकनी और बिना किसी मेहनत के थी। शमशेर रास्ते के आखिर तक चला
और तेजी से कमरे में घुसा। पाजामे में एक आदमी दीवार में बने तिजोरी से फाइलें निकालकर एक धातु के डस्टबिन में जला रहा था। एक MP5 उसके पास मेज से टिकी हुई थी। पीछे मुड़ो कर्नल, और अपने हथियार के पास मत जाओ, मैं मारने के लिए कर्नल पीछे मुड़ा। मुझे मौत का कोई डर नहीं, गोली मार और जल्दी कर। कर्नल का कमरा उसी मंजिल पर था जहां संचार उपकरण थे। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, वो अपनी खुफिया फाइलें नष्ट करने के लिए दफ्तर की तरफ दौड़ा था। तेज एक हरकत में उस आदमी ने अपनी MP5 की तरफ झपट्टा मारा। शमशेर ने यह कदम पहले ही भांप लिया था और उसने MP5 को लात मारकर उसकी पहुंच से दूर कर दिया। साथ ही उसने उस आदमी के कनपटी पर बट से वार किया और आदमी ढेर हो गया। जेब से फ्लेक्सी कफ्स निकालकर उसने उसके हाथ बांध दिए। मुझे तुम चाहिए और तुम्हारी जानकारी भी कर्नल, और अफगान खुफिया ये सुनिश्चित करेगी कि तुम्हारी जिंदगी के बचे हुए पल, हर एक पल मौत की भीख मांगने में गुजरे। कर्नल बेहोश हो गया। शमशेर ने धातु का डस्टबिन उलट दिया और कुछ कागज निकाले जो अभी भी पढ़ने लायक थे। उसने खुली तिजोरी देखी। अधिकांश दस्तावेज अभी भी वहां थे। कर्नल के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने मिले तार के टुकड़े से कर्नल के पैर बांधे, फिर दोनों बंदूकें उठाईं और सीढ़ियां उतरकर नीचे आया, जहां उसके और लोग पहुंच चुके थे और नीचे के कमरे साफ कर रहे थे। वहां गार्ड बैरिक, रसोई और हथियार खाना था। उसके लोगों ने 2 पाकिस्तानी सिपाहियों को हथियार खाने में घेर लिया था और लग रहा था कि सिपाही बराबर का मुकाबला दे रहे थे। घड़ी देखकर उसे एहसास हुआ कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन हथियार खाने का सामान बुगूती के मिशन के लिए जरूरी था। उसने एक जवान लड़ाके को बुलाया, उसे MP5 दी और उसके ग्रेनेड मांगे। लेकिन साहब, ग्रेनेड से हथियार खाने के हथियार भी बर्बाद हो जाएंगे। जवान ने विरोध किया। शमशेर मुस्कुराया और सिर हिलाया। एक बार ग्रेनेड फेंकने के बाद तुम और तुम्हारे साथियों को तुरंत अंदर घुसना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। सिपाही कम रोशनी में बंद जगह में हैं। हम पिन नहीं खींचेंगे, देखो। लड़ाका मुस्कुराया और संदेश दूसरे 2 लड़ाकों तक पहुंचा दिया जो अंदर सिपाहियों से गोलियां चला रहे थे। दोनों लड़ाकों ने गोलीबारी रोकी और तेजी से पीछे हट गए। गोलीबारी का रुकना 2 सिपाहियों को भ्रमित कर गया और फिर एक जोरदार चीख। ग्रेनेड और 2 ग्रेनेड लुढ़कते हुए देखकर वे मेज के पीछे छुप गए। लगभग तुरंत ही 3 लड़ाके अंदर घुसे और भ्रमित लोगों पर टूट पड़े। गोलियों की बौछार और मज्जल की चमक के साथ लड़ाई खत्म हुई। 2 लोग हथियार और सामान लूटने के लिए अंदर घुसे, जबकि उसने एक जवान बलोच को नई MP5 और एक और लड़ाके को अपने कैदी को नीचे लाने को कहा। वो उनके साथ गया और दस्तावेज इकट्ठे करके उन्हें दफ्तर में मिले एक सूटकेस में रख दिया। कर्नल होश में आ गया था और अपने फ्लेक्सी कफ्स में छटपटा रहा था। एक गैग ने उसकी अश्लील बड़बड़ाहट बंद कर दी। 10 मिनट में वे बाहर थे। लगता था बुगूती और हवलदार ने भी अपने अपने लक्ष्य पा लिए थे। ISI कर्नल कैदी था और 4 अन्य अफसर भी जो दूसरी इमारतों में थे। मोहम्मद अली वली 3 अन्य जीर्ण शीर्ण कैदियों के साथ बैठा था। वे यातना के शिकार थे, पाकिस्तान में लापता कहे जाने वाले लोग। कर्नल बुगूती और अली शमशेर के पास आए जब वो 5 पाकिस्तानी अफसरों से जो आत्मसमर्पण कर चुके थे एक त्वरित पूछताछ कर रहा था। उसने ISI कर्नल को हिरासत में रखने को कहा जब विद्रोही बाकी 4 को फांसी देने के लिए घसीट ले गए। पूरी कार्रवाई में 30 मिनट से भी कम समय लगा था। शमशेर और कर्नल बुगूती तेजी से कमरों में घूमे, दस्तावेज और कोड इकट्ठे करते रहे।
विद्रोहियों ने हथियार और रेडियो उपकरण समेत जो भी कीमती सामान था वो सब दूसरी इमारतों से भी लूट लिया। फिर उन्होंने इमारतों में पकड़े विस्फोटक लगा दिए। वे मोटर पूल की तरफ गए और 2 ट्रक और एक बख्तरबंद जीप चुरा ली। कर्नल साहब, स्थानीय पाकिस्तानी सिपाहियों ने गोलियां सुनी होंगी। वे रास्ते में होंगे। क्या हमें जल्दी नहीं निकलना चाहिए? आने दो उन्हें। मेरे लोगों की एक और टुकड़ी ने इस जगह तक आने वाले एकमात्र रास्ते पर घात लगाया है। वे अपनी मौत में दौड़ कर जाएंगे। पाकिस्तानी फौज ने मुझे अच्छी तरह सिखाया है। उन्होंने अपने कनस्तर से पानी पीते हुए व्यंग से कहा। पीछे पहले धमाके ने मुख्य घर को तबाह कर दिया। उन्होंने एक पाकिस्तानी फौजी ट्रक और तुर्की निर्मित एक बख्तरबंद जीप पर कब्जा किया और रात के अंधेरे में डूरंड लाइन की तरफ चल पड़े। वाहनों पर फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट 52 का खौफनाक लोगो देखकर किसी भी चेक पॉइंट ने वाहनों को रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सीमा से कुछ किलोमीटर पहले उतरकर वाहनों में बूबी ट्रैप लगा दिए। कर्नल बुगुती को घात लगाने वाले विद्रोहियों से रेडियो सिग्नल मिला कि जांच पड़ताल के लिए आ रही पाकिस्तानी फौज की 15 लोगों की एक प्लाटून को साफ कर दिया गया है। पूर्व में आकाश में भोर की पहली रोशनी के साथ लगभग 5:30 बजे हमला दल ने डूरंड लाइन पार की। ताजिक मेजर और उसके वाहन इंतजार में खड़े थे। आईएसआई कर्नल को 2 मजबूत अफगान गार्डों के साथ एक वाहन में बैठाया गया। साथ ही एक मित्सुबिशी पजेरो भी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट के साथ इंतजार में थी। एसयूवी में एक रॉ अफसर के अलावा 2 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कमांडो थे। शमशेर ने दस्तावेजों वाला सूटकेस आईटीबीपी कमांडो को सौंपा। एक एएनए बख्तरबंद गाड़ी और सैनिकों से भरी पिकअप ने उन्हें कंधार तक पहुंचाने के लिए पोजीशन ले ली। काबुल, अफगानिस्तान, कुछ घंटे बाद। शाबाश संजय, हमारे दोस्त आईएसआई कर्नल स्टेरॉयड पर कनेरी की तरह गा रहा है। अफगानों ने हमले में शामिल सेल के लगभग सभी सदस्यों को पकड़ लिया है और दस्तावेज हमें हफ्तों तक व्यस्त रखेंगे। स्टेशन चीफ ने संजय उर्फ शमशेर को बधाई दी। वो काबुल में एक भारतीय सेफ हाउस में था। यह सेफ हाउस एक गेस्ट हाउस में अपार्टमेंट था जहां अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मी रुकते थे। संजय उसी दिन सुबह एक भारतीय सहायता एजेंसी की चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से कंधार से पहुंचा था। यह तो खुशी की बात थी बॉस, संजय ने कहा। वो हाफ स्लीव शर्ट और खाकी चिनोज में था, जो सहायता कर्मियों की पसंदीदा पोशाक थी। तुम आज रात दिल्ली वापस जा रहे हो संजय। तुमने बेहतरीन काम किया है और तुम घर की पोस्टिंग और तरक्की के हकदार हो। संजय मुस्कुराया और जैक डैनियल्स और कोक का वो गिलास लिया जो उसके बॉस ने उसे पेश किया। बेहतरीन है। सीआईए स्टेशन चीफ ने एक केस भेजा था। स्टेशन चीफ ने हंसते हुए कहा। कुछ घंटों में वो भारतीय वायुसेना के एक संचार एम्ब्रेयर जेट से दिल्ली के लिए रवाना था। विमान में अन्य यात्रियों में एक ताजिक और उसका छोटा परिवार था, जो भारत सरकार की मेहमानी में महाऊ स्थित इंडियन आर्मी वॉर कॉलेज में एक वरिष्ठ कमांड ट्रेनिंग कोर्स के लिए जा रहा था। शुक्रिया शमशेर, मैं तुम्हारा एहसानमंद एहसानमंद हूं, ताजिक अफसर ने अपनी पत्नी और छोटे बेटे से मिलाते हुए कहा। नहीं, तुम मेरे किसी एहसान के नीचे नहीं हो। जब अमेरिका चला जाएगा तो अफगानिस्तान को तुम जैसे अफसरों की जरूरत होगी। ये मेरे लिए सम्मान की बात है। अब मैं देख रहा हूं तुम कर्नल हो। उसने मुस्कुराते हुए ताजिक को बधाई देने के लिए हाथ बढ़ाया। असल में लेफ्टिनेंट कर्नल। ताजिक की आंखों में चमक आई जब उसने संजय का हाथ थाम लिया। आईएसआई मुख्यालय, आपारा जंक्शन, इस्लामाबाद। वर्तमान समय सुबह 9 बजे पीएसटी। मेजर जनरल अख्तर अब्बास, सहायक निदेशक, संयुक्त खुफिया ब्यूरो आईएसआई, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे
कि संयुक्त खुफिया विभाग के प्रमुख अधिकारी अपनी ब्रीफिंग खत्म करें। उन्हें उस ब्रिगेडियर से एक जरूरी बात करनी थी जो कश्मीर में आईएसआई की गतिविधियों की देखरेख करने वाले विभाग का प्रभारी था। उन्होंने तीसरी बार अपनी घड़ी देखी, एक रोलेक्स, उनकी इकलौती विलासिता। ये उनके अमेरिका में बसे बेटे का तोहफा था और वे इसे बेहद पसंद करते थे। जो चीज उन्हें पसंद नहीं थी वो थी ये लंबी चौड़ी ब्रीफिंग बैठकें जो छुटभइये सिविल अधिकारियों और नेताओं के लिए आयोजित की जाती थीं। ये लोग कुछ समझते नहीं थे और चुनाव से पहले हर कोई उनकी एजेंसी का समर्थन चाहता था। उन्हें हमेशा हैरानी होती थी कि कितने नेता उनका कार्ड मांगते थे या अपनी संपर्क जानकारी उनके हाथ में थमाने की कोशिश करते थे। आखिरकार वे आईएसआई के सबसे ताकतवर विभाग के प्रमुख थे, वह विभाग जो जासूसी और विशेष अभियानों के धुंधले रणक्षेत्र में हर रोज भारत से लोहा लेता था। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस निदेशालय, जिसे आमतौर पर आईएसआई के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शक्तिशाली गुप्तचर संस्था माना जाता है। पिछले वर्षों में आईएसआई ने अफगानिस्तान और कश्मीर के संघर्षों की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण ने इस एजेंसी का रूप एक राजनीतिक षड्यंत्रकारी संगठन से बदलकर एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुफिया संस्था में बदल दिया। जब अमेरिका ने पाकिस्तानी तानाशाह जनरल जिया उल हक के साथ हाथ मिलाकर अफगानिस्तान में रूसियों को परेशान करने की योजना बनाई ताकि सोवियतों को भी वियतनाम जैसा अनुभव मिले, तो रातों रात आईएसआई साम्यवाद के विरुद्ध इस युद्ध में अमेरिका की अग्रिम पंक्ति की सहयोगी बन गई। अफगानी जनजातियों को जिहाद के लिए प्रशिक्षित करने और हथियार मुहैया कराने की तमाम गतिविधियां आईएसआई के अधीन थीं। वास्तव में आईएसआई के बड़ी संख्या में अधिकारी जिहादियों के साथ तैनात थे। आईएसआई और पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने अफगानिस्तान से सोवियत वापसी को अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया। ये तथ्य कि एक कम्युनिस्ट सरकार लगभग 10 और वर्षों तक अफगानिस्तान पर शासन करती रही, इस दावे में कहीं नहीं आया। ये तो तभी हुआ जब उज़्बेक सरदार जनरल दोस्तम जैसे प्रमुख पक्षों ने कम्युनिस्ट सरकार का साथ छोड़ा। इस हिस्से को पश्चिमी मीडिया, जो सोवियत साम्राज्य के पतन के कारण ढूंढ रहा था, और पाकिस्तानी प्रतिष्ठान दोनों ने दबा दिया। अफगान संघर्ष के लिए निर्धारित धन और सामग्री का एक बड़ा हिस्सा उन गुटों को प्रशिक्षित करने और हथियार देने में लगा दिया गया जो भारतीय हितों के विरुद्ध इस्तेमाल किए जा सकते थे। अमेरिका से प्राप्त हथियारों और संसाधनों का एक बड़ा भाग जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ तैनात किया गया। कश्मीर विद्रोह के अलावा आईएसआई ने उग्रवादी गुटों का इस्तेमाल प्रतिनिधि के रूप में भारतीय मुख्य भूमि पर हमले करने के लिए किया है। पिछले 2 दशकों में इसके कुछ उल्लेखनीय कारनामों में 1999 में नेपाल से IC-814 का अपहरण, काबुल में भारतीय दूतावास पर हमला, भारतीय संसद पर हमला और मुंबई हमले शामिल हैं। इस प्रकार आईएसआई पाकिस्तानी प्रतिष्ठान की उस महत्वाकांक्षा की तलवार बन गई जो भारत को अस्थिर करना और हजार घावों की मौत से पराजित करना चाहती थी। यह स्वाभाविक ही था कि ये जासूसी एजेंसी एक सैन्य संगठन बने जो पाकिस्तानी सेना के प्रति जवाबदेह हो। आईएसआई का महानिदेशक, जो एजेंसी का प्रमुख होता है, हमेशा सेना का एक कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल होता है और देश की वास्तविक शक्ति संरचना में सेनाध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है। 1971 के बाद से सभी डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं। डीजी आईएसआई के अधीन 3 उपनिदेशक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक एक शाखा का प्रमुख होता है। आंतरिक शाखा, जो पाकिस्तान के भीतर प्रतिजासूसी और राजनीतिक मामलों की देखभाल करती है। बाह्य शाखा, जो बाहरी खतरों और अभियानों को संभालती है। और विश्लेषण एवं विदेश संबंध शाखा।
मेजर जनरल अख्तर अब्बास संयुक्त खुफिया ब्यूरो के प्रमुख थे, जो राजनीतिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जिम्मेदार है और जिसमें भारत केंद्रित एक अलग शाखा थी। बैठक जैसे ही समाप्त हुई और गुप्त ब्रीफिंग में शामिल सैन्य व असैन्य अधिकारी बाहर निकलने लगे, अब्बास ने ब्रिगेडियर मेहरून हसन को रुकने का इशारा किया। डीजी कल जीएचक्यू से वापस आए। उन्होंने मेज पर रखे गिलास से पानी का एक घूंट लेते हुए धीरे से कहा, ऑपरेशन शमशीर को सक्रिय करने का समय आ गया है। ब्रिगेडियर ने एक धीमी हुकार भरी। अब तो होना ही चाहिए था, उन्होंने मन में सोचा। क्या ऑपरेशन के लिए राजनीतिक स्वीकृति मिल गई है? उन्होंने जोर से पूछा। डीजी के साथ मेरी बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई। मेरा अंदाजा है कि रावलपिंडी नेताओं से संपर्क साध रहा है। मैं चाहता हूं कि आप बुधवार के लिए COAS के सामने पेश करने हेतु एक ब्रीफिंग तैयार करें। संयुक्त खुफिया के प्रमुख के रूप में ब्रिगेडियर हसन की पहुंच कश्मीर में सक्रिय सभी गुटों तक थी, जबकि अब्बास संयुक्त खुफिया ब्यूरो में भारत केंद्रित विभाग के प्रमुख थे। जिम्मेदारियों के इस आंशिक ओवरलैप के कारण दोनों अधिकारी मिलकर काम करते थे। हालांकि अब्बास वरिष्ठ अधिकारी थे, परिचालन कमान हसन के हाथ में थी। यह भी सुविधाजनक था कि दोनों एक ही मूल इकाई 8वीं बटालियन बलोच रेजिमेंट से आते थे। दरअसल अब्बास 1980 के दशक की शुरुआत में हसन के कमांडिंग ऑफिसर रह चुके थे। अपने ब्रिटिश पूर्ववर्ती की तरह ही पाकिस्तानी सेना की पैदल सेना रेजिमेंट के आधार पर विभाजित है। प्रत्येक रेजिमेंट उपमहाद्वीप की एक मार्शल रेस का प्रतिनिधित्व करती है। रेजिमेंटल माहौल में पली बढ़ी बिरादरी की भावना और एकजुटता की भावना राष्ट्रमंडल देशों में गुप्त पुराने साथियों के क्लबों के लिए जिम्मेदार है। एबटाबाद घटना के बाद के तनावपूर्ण दिनों में सेना को एहसास हो गया था कि किसी और अपमान की स्थिति में उनके पास एक ऐसी योजना होनी चाहिए जो मीडिया और पाकिस्तानी जनता का ध्यान एक और खतरे की तरफ मोड़ सके। एक ऐसा खतरा जिससे पाकिस्तानी सेना भारत के विरुद्ध रक्षा कर सके। ISI और सेना ने एक संयुक्त टीम बनाई थी जो एक ऐसे ऑपरेशन की योजना तैयार करे जो भारत से कड़ी और आक्रामक प्रतिक्रिया को आमंत्रित करे। ब्रिगेडियर मेहरून हसन की कमान में एक विशेष दल ने ऑपरेशन शमशीर की रूपरेखा तैयार की थी। इस ऑपरेशन का नाम ISI मुख्यालय के कंप्यूटर द्वारा यादृच्छिक रूप से चुना गया था। पिछले हफ्ते एक अमेरिकी ड्रोन हमले में गलती से 27 सैनिक मारे गए थे और पाकिस्तानी तालिबान के एक बम हमले में एक शिया जनाजे के दौरान 93 लोगों की जान गई थी। मीडिया खून की प्यासी हो रही थी और उसे भटकाना जरूरी था। यह वह साल भी था जब पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी। ये समझते हुए कि किस तरह रक्षात्मक मुद्रा में फंसी सेना को चालाक नेता एक राजनीतिक रूप से उनके आगे झुकने वाले प्रमुख की नियुक्ति के जरिए और कमजोर कर सकते हैं, रावलपिंडी ने शमशीर को हरी झंडी दे दी। ऑपरेशन शमशीर में भारत की सीमाओं के अंदर एक साहसिक हमला शामिल था। एक ऐसा हमला जो भारत को आक्रामक रुख अपनाने पर मजबूर कर दे। इससे पाकिस्तानी जनता अपनी प्रिय सेना के पीछे एकजुट हो जाती और कुछ आक्रामक नेताओं की सेना की शक्तियां कम करने की कोशिशें नाकाम हो जाती। GHQ रावलपिंडी, एक हफ्ते बाद सुबह 11 बजे PST। अधिकांश सेनाओं के विपरीत पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पड़ोसी शहर रावलपिंडी में है। एक नींद भरा विभाजन पूर्व का शहर जिसे सेना ने अपना घर बना लिया है। एक तरह से यह भौगोलिक रूप से उस राजनीतिक विरोधाभास को दर्शाता है जो देश की सत्ता संरचना में विद्यमान है। 4 सितारा जनरल यानी थल सेनाध्यक्ष पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान हैं। देश से परिचित अधिकांश लोगों के लिए वह वास्तविक शासक हैं और देश के एक बड़े हिस्से के इतिहास में
सेना की संस्था ने पाकिस्तान पर सीधे शासन किया है। सेना और उसकी बहन सेवाओं का बजट इस गरीब देश के बजट का 30% खा जाता है। सेना के अधिकारी और उससे जुड़े संगठन जैसे फौजी फाउंडेशन रियल एस्टेट से लेकर परमाणु हथियारों तक हर चीज में कारोबार करते हैं। बाद वाला उत्तर कोरिया को बेचा गया और लीबिया को पेश किया गया। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और सबसे बड़ा व्यापारिक निगम है। सेना में 6 लाख से अधिक कार्यरत जवान हैं और ये 3 कमानों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक एक लेफ्टिनेंट जनरल के अधीन है। ये जनरल और उनके अधीन कोर कमांडर ही देश की सैन्य और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के असली निर्णायक हैं। कभी कभी पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी सेना के हित टकराते हैं और हर बार सेना ही जीतती है। आलोचक व्यंग से कहते हैं कि पाकिस्तान एक देश के साथ सेना है, न कि सेना के साथ कोई देश। उल्लेखनीय है कि इसकी बहन सेवाओं के मुख्यालय इस्लामाबाद में स्थित हैं। GHQ के एक सम्मेलन कक्ष में अब्बास और हसन धैर्यपूर्वक COAS और कोर कमांडरों के आने का इंतजार कर रहे थे, जो अपने बॉस DGISI के साथ प्रवेश करने वाले थे। यह विशुद्ध रूप से खाकी मामला था। कमरे में एकमात्र गैर खाकी व्यक्ति इस्लामाबाद के वायुसेना मुख्यालय की एक विशेष इकाई का स्क्वाड्रन लीडर था। वह प्रस्तुति के एक छोटे हिस्से को संभालने वाला था। DGISI मंच पर आए और अपनी टीम की प्रस्तुति के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। सज्जनों, अमेरिकी और उग्रवादी हमलों से हमारे नागरिकों पर हो रही मार के कारण उत्पन्न राजनीतिक स्थिति को देखते हुए COAS ने हमसे ऑपरेशन शमशीर को सक्रिय करने की व्यवहार्यता तलाशने को कहा था। इसके प्रमुख पहलुओं और बुनियादी कार्यप्रणाली की प्रस्तुति आज उन जनरल और ब्रिगेडियर द्वारा की जाएगी जो विशेष रूप से इस्लामाबाद से आए हैं। इस बैठक के अंत में हम उम्मीद करते हैं कि COAS ऑपरेशन के पहले चरण को शुरू करने की हरी झंडी देंगे। मेज के चारों ओर बड़े अधिकारियों के बीच ब्रिगेडियर मेहरून हसन ने अपनी प्रस्तुति शुरू की। सज्जनों, ऑपरेशन शमशीर का उद्देश्य भारत को एक रणनीतिक आघात पहुंचाना और उसकी प्रतिष्ठा को इस हद तक ठेस पहुंचाना है कि वह आक्रामक रुख अपनाने पर मजबूर हो जाए। पाकिस्तानी सशस्त्र बल और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव भारत को सीधी सैन्य टकराहट से रोकने में सफल होंगे। हमने एक ऐसा लक्ष्य चुना है जो भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और समाचारों में सुर्खियां बटोरने की दृष्टि से भी चौंकाने वाला होगा। इससे भारतीय अपनी खोखली धमकियां देंगे और पाकिस्तान की सरकार व जनता के साथ तनाव बढ़ाएंगे। हमले का लक्ष्य है पुणे हवाई अड्डा, जो एक सैन्य हवाई अड्डा भी है। हमने इस स्थान को इसलिए चुना है क्योंकि यह रणनीतिक और आघात मूल्य दोनों पैमानों पर खरा उतरता है। भारतीय वायुसेना उसी रनवे का उपयोग नागरिक विमानों के साथ करती है और इसी बेस पर अपना प्राथमिक वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमान Su-30MKI भी तैनात करती है। यह भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय भी है। हवाई अड्डा छोटा है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टर्मिनल प्रवेश और हवाई पट्टी के बीच की दूरी 500 मीटर से भी कम है। अवरोध में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सशस्त्र अर्धसैनिक बल की एक पंक्ति है। योजना के अनुसार 7 से 10 फिदाइनों की एक टीम यात्री हवाई अड्डे पर हमला करेगी, हवाई पट्टी में घुसेगी और सैन्य हिस्से पर IAF की संपत्तियों को निशाना बनाएगी। एक टीम हवाई अड्डे की सुरक्षा के खिलाफ पिछला मोर्चा संभालेगी, जबकि दूसरी टीम 2 हिस्सों में बंटकर नागरिक और सैन्य विमानों पर हमला करेगी। स्क्वाड्रन लीडर गिलानी, पाकिस्तान वायुसेना स्पेशल सर्विस विंग, आपको लक्ष्य की संपत्तियों और विवरणों से अवगत कराएंगे। अशफाक गिलानी ने बैठक को हवाई अड्डे पर मौजूद संपत्तियों के बारे में जानकारी दी।
उनका लहजा संक्षिप्त था और वे शब्दों की बर्बादी नहीं करते थे। पुणे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और अनेक सैन्य प्रतिष्ठानों का घर है। लोहेगांव वायुसेना अड्डा, जैसा कि सैन्य हवाई अड्डे को उसके स्थान के कारण जाना जाता है, में 3 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं, नंबर 20, नंबर 30 और नंबर 31, जिनमें 36 Su-30 MKI विमान शामिल हैं। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार नागरिक हिस्से पर CISF की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम और स्थानीय शहर पुलिस के अलावा हवाई अड्डे की सुरक्षा CISF दस्ता तैनात है। वायुसेना की तरफ अर्धसैनिक रक्षा सेवा रक्षक की एक इकाई वायुसेना पुलिस के तत्व हैं और संभवतः वायुसेना कमांडो की एक QRT हवाई अड्डे के पास एक बिंदु पर तैनात है। हमारा आकलन है कि एक त्वरित हमला 30 मिनट के भीतर संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि प्रशिक्षित सैन्य और पुलिस इकाई की एक संगठित प्रतिक्रिया में कम से कम 1 घंटा लगेगा। यह कहना आवश्यक नहीं है कि यह एक फिदायीन हमला होगा, क्योंकि हमलावरों के लिए जीवित बचकर निकलना अत्यंत कठिन होगा, उन्होंने संक्षेप में समाप्त किया। अपनी प्रस्तुति में गिलानी ने मंच को योजना के वायुसेना घटक के बारे में भी बताया। हमने PAF बेस मुशाफ में पुणे हवाई अड्डे का एक विस्तृत मॉकअप तैयार किया है। SSW कमांडो की एक टीम ने विमान पहचान और दुश्मन की संपत्तियों को सफलतापूर्वक नष्ट करने से जुड़े अन्य पहलुओं के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है। लश्कर-ए-तैयबा के उग्रवादियों और अफगानिस्तान से हमारे मित्रों की एक टीम पहले ही इस पाठ्यक्रम से गुजर चुकी है। अपनी प्रस्तुति के बाद वायुसेना अधिकारी ब्रीफिंग रूम से चले गए। इसके बाद हसन ने कर्नल खान को परिचालन विवरणों जैसे जनशक्ति, रसद आदि से बैठक को अवगत कराने के लिए कहा। कर्नल खान, जो कमरे में सैन्य वर्दी में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनकी वर्दी पर कोई ब्रास की सजावट नहीं थी, ISI के SS निदेशालय से थे। SS निदेशालय में पाकिस्तानी सेना, SSG, SSW और अनेक अन्य विशेष सैन्य इकाइयों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी थे। यह निदेशालय पाकिस्तान और पड़ोसी देशों में गुप्त अभियानों और अर्धसैनिक कार्रवाइयों के लिए उत्तरदायी था। जानकार इसे ISI का तलवार बाह कहते थे। यही वह टीम थी जिसने मुंबई हमलों में परिचालन दल के साथ संपर्क साधा था। कर्नल खान कई वर्षों से SS निदेशालय से जुड़े थे। उनकी पिछली परिचालन तैनाती काबुल में भारत नियंत्रित गेस्ट हाउसों पर हमले की योजना बनाना और उसे अंजाम देना था। SSG कमांडो खान को गुप्त अभियान बेहद पसंद थे। उन्हें यह भी लगता था कि इससे उन्हें महत्वपूर्ण लोगों के बीच पहचान मिलती है। वे कारगिल संघर्ष के दौरान एक युवा मेजर थे और अफगान षड्यंत्रों के जानकार। उनके चेहरे के बाईं तरफ एक गहरा निशान था जो कान की नोक तक जाता था। ये उनके वरना आकर्षक चेहरे पर एक भयावह परछाई डालता था। अगस्त 1998 में बिल क्लिंटन ने अफगानिस्तान में अल कायदा के एक आतंकवादी शिविर पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमले का आदेश दिया था। ये अफ्रीका में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी का बदला था। इरादा बिन लादेन को खत्म करने का था, जो उस दिन वहां मौजूद नहीं था। लेकिन इस हमले में 3 ISI एजेंट और कुछ कश्मीरी उग्रवादी मारे गए। उस दिन शिविर में 4 ISI एजेंट मौजूद थे। एक बच गया, हालांकि विस्फोट से उड़े मलबे से उसके चेहरे की एक तरफ चोट लगी थी। कर्नल खान ने कभी उस निशान को हटवाया नहीं। उनके लिए ये एक ट्रॉफी थी। ऑपरेशन की बुनियादी बातें समझाने के लिए मंच पर आते हुए उन्होंने अनजाने में अपने दाग वाले चेहरे को छू लिया। सुप्रभात सज्जनों, मैं आपको ऑपरेशन की प्राथमिक योजना से अवगत कराऊंगा। LET के प्रशिक्षित ऑपरेटरों की 2 सेलें मुख्य हमलावर दल का गठन करेंगी। प्रशिक्षण के बाद वे कश्मीर, श्रीलंका, नेपाल
या बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करेंगे और मुंबई पहुंचेंगे, जहां वे भेस बदल कर रहेंगे। हम अभी रास्तों की पहचान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले से 15 AKS-74U या AKSU राइफलें, अतिरिक्त गोला बारूद और तरह तरह के विस्फोटकों के साथ मौजूद हैं, जिनका इंतजाम ISI ने सिटीजन्स वॉरियर ग्रुप, एक कम्युनिस्ट नक्सल संगठन के अपने संपर्क के जरिए किया है, जिसके साथ अब हमारा संपर्क बांग्लादेश में एक छद्म ऑपरेशन के माध्यम से स्थापित हो गया है। AKSUs हम तक ट्रेस नहीं होते। इन्हें भारत में ISI के एक निवासी ऑपरेटिव द्वारा पुणे ले जाया जाएगा और दल को हथियारों की जरूरत पड़ने तक एक सुरक्षित घर में रखा जाएगा। हथियारों को एक विशेष रूप से तैयार ईंधन टैंकर में एक गुप्त खाने के जरिए पहुंचाया जा रहा है। हम दलों की पहचान और अंतिम विवरण तय करने की प्रक्रिया में हैं। बढ़िया काम कर्नल खान। आप जा सकते हैं और अपनी रिपोर्ट की एक प्रति बाहर मेरे सैन्य सचिव के पास छोड़ दें, COAS ने कहा। सम्मेलन कक्ष नो स्मोकिंग जोन था, लेकिन COAS ने बावजूद इसके सिगरेट सुलगा ली। वे एक जाने माने चेन स्मोकर थे और शांत दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध थे। PMA 145वें लॉन्ग कोर्स के स्नातक, उन्होंने 1971 में कमीशन पाया था और अपने प्रिय देश को टूटते और सेना को निराशाजनक पराजय में देखा था। वे न भूले और न माफ किया। उनकी पिछली तैनाती में सैन्य अभियान महानिदेशक, कोर कमांडर और अनेक फील्ड व स्टाफ पोस्टिंग शामिल थीं। ब्रिगेडियर की ओर मुड़ते हुए COAS ने कहा, शमशीर को अंजाम देने के लिए आप किस समय सीमा के बारे में सोच रहे हैं? हमें उसके बारे में बताएं। फिदायिनों की तैयारी का स्तर क्या है? कुछ और विवरण भी दें। फिलहाल मुरीदके में LET के प्रशिक्षण शिविर में 20 ऑपरेटरों की एक टीम प्रशिक्षण ले रही है। प्रशिक्षण शिविर में तैनात निदेशक स्टाफ अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर हम अंतिम टीम का चयन करेंगे। आजाद कश्मीर में LET के 10 आदमियों की एक और टीम भी है जो हवाई अड्डों पर हमले के लिए प्रशिक्षित है। ये टीम अवंतीपुर हवाई अड्डे पर हमले के लिए तैयार की गई थी, लेकिन कराची में मेहरान हवाई अड्डे पर हुए हमले ने शायद भारतीयों को अपनी रक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। और हमारी खुफिया रिपोर्ट बताती हैं कि किसी भी अग्रिम पंक्ति के हवाई अड्डे पर सफल अभियान के लिए अब तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। इसलिए ये टीम अभी आजाद कश्मीर में प्रतीक्षारत है। ब्रिगेडियर हसन ने उस नौसैनिक प्रतिष्ठान पर हुए हमले का उल्लेख किया जिसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को हिला कर रख दिया था और नौसेना के 2 टोही विमान खो दिए थे। कोआस ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से नाक से आवाज निकाली, उम्मीद है हमारे लोगों ने अब तबेले का दरवाजा बंद कर लिया होगा। DGISI ने नजरें चुरा ली। स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थे। कोई कोर कमांडर खुश नहीं था। कोआस किसी टिप्पणी की प्रतीक्षा में भी नहीं थे। उस रात भी उन्होंने प्रतिजासूसी शाखा के दफ्तर में मेजें पटकी थीं। ब्रिगेडियर हसन ने जारी रखा, इस विशेष दल को PAF के SSW द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जैसा कि स्क्वाड्रन लीडर ने पहले बताया था, लेकिन हम उन्हें फिर से एक रिफ्रेशर मॉड्यूल से गुजारेंगे। जैसा स्क्वाड्रन लीडर ने उल्लेख किया, PAF बेस मुशाफ में पुणे हवाई अड्डे का एक मॉकअप तैयार किया गया है, जहां मुरीद की टीम एक 7 दिवसीय क्रैश कोर्स के लिए जाएगी। इस पाठ्यक्रम के बाद चुने गए 10 ऑपरेटिव बांग्लादेश या नेपाल के रास्ते मुंबई और कोलकाता के सुरक्षित घरों में पहुंचेंगे। वहां के रसद का काम एक हुजी मॉड्यूल संभालेगा। जमीनी हालात के मुताबिक योजनाओं में बदलाव भी किए जा सकते हैं। वे हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का उल्लेख कर रहे थे, जो बांग्लादेश स्थित एक उग्रवादी संगठन है जिसका ISI पूर्वोत्तर भारत के उग्रवाद में अपने अभियानों के लिए अक्सर उपयोग करती है और भारत में कुछ माओवादी गुटों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए भी। आजाद जम्मू कश्मीर में
एलईटी की टीम भारतीय सीमा में दाखिल होगी, दुश्मन के साथ किसी भी लड़ाकू मुठभेड़ से बचेगी और घाटी में एलईटी की टीम उन्हें जम्मू तक पहुंचाएगी। फिर वे एक निर्धारित तारीख पर स्वतंत्र रूप से मुंबई पहुंचेंगे। टीम लीडरों को छोड़कर कोई भी सदस्य हमले से 48 घंटे पहले तक तारीख या लक्ष्य नहीं जान पाएगा। शहर में अंतिम हमले से पहले की तैयारी के लिए एक जमा होने का स्थान तय किया गया है। स्थानीय संपर्क सुरक्षित घरों के जरिए किया जाएगा, जो मुंबई में स्लीपर एजेंटों के माध्यम से 1 साल पहले मुंबई में किसी भी ऑपरेशन के लिए बैकअप के रूप में तैयार किए गए थे। उन्होंने अपनी प्रस्तुति समाप्त की। कोआस ने ब्रीफिंग सुनी और टिप्पणी के साथ बैठक बंद की। बहुत अच्छे ब्रिगेडियर, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि ऑपरेशन का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो इस काफी महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम दे सके। हम 2 हफ्ते बाद फिर मिलेंगे। तब तक जवान भारत में होंगे, मुझे उम्मीद है। उन्होंने भौहें उठाते हुए डीजीआईएसआई की तरफ देखा। एक संदेश दे दिया गया था। डीजी ने सिर हिलाते हुए स्वीकृति दी। जैसे ही बर्खास्तगी हुई, डीजीआईएसआई ब्रिगेडियर के पास आए और उन्हें एक फाइल थमाई। कमांडर और उप कमांडर का चयन केवल इसी फाइल से करें। ब्रिगेडियर ने फाइल देखी और सहमति में सिर हिलाया।